हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः दोबारा स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्जाम 20 जून 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी फिजिक्स मॉडल सेट 1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग फिजिक्स मॉडल सेट 1 को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए और पढ़िए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का उल्लेख कीजिए। आंसर, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2 बटा r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, यानी F बराबर G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र कहलाता है। जहां G एक समानुपातिक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को समझिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच अंतर लिखिए। उत्तर, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है जो एक सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो एक अदिश राशि है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, जबकि कैपिटल जी का मान सभी जगहों पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, बदलता नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 3। प्रतिबल के प्रकार लिखिए। आंसर, प्रतिबल के 2 प्रकार होते हैं। पहला ए नंबर अभिलंब प्रतिबल तथा दूसरा बी नंबर अपरूपण प्रतिबल। आगे देखिए सवाल नंबर 4। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? वर्षा की बूंदों का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के चलते वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 5। समतापीय एवं ऊर्ध्वसम परिक्रिया में क्या अंतर है? उत्तर, समतापीय प्रक्रम में निकाय एवं बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे कि निकाय का ताप स्थिर रहता है, परंतु ऊर्ध्वसम प्रक्रिया में ऊर्ध्वसम प्रक्रम में निकाय एवं बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, जिससे कि निकाय का ताप बदल जाता है, स्थिर नहीं रहता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6। आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए जो दोलन नहीं करती है। आंसर, उत्तर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल को पढ़िए और समझिए। अनुप्रस्थ तरंग गति को परिभाषित कीजिए। उत्तर, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कोई 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला ए नंबर स्मॉल आर दूरी पर स्थित 2 पिंडों के द्रव्यमान स्मॉल m1 और m2 के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक लिखिए। उत्तर, F बराबर G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। आगे बी नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहला, यह प्रकृति में पाया जाने वाला बलों में से सभी बलों में से सबसे कमजोर सबसे दुर्बल बल होता है। दूसरा, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 9।
पहला ए नंबर, प्रतिबल एवं विकृति के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचें। बी नंबर, स्पष्ट रूप से प्रत्यास्थ सीमा एवं ब्रेकिंग पॉइंट को चिन्हित करें। आंसर उत्तर देखिए ग्राफ बनाने कहा है, ग्राफ बना दिए हैं जिसमें पॉइंट 2 प्रत्यास्थ सीमा या पराभव बिंदु को दर्शाता है और पॉइंट 3 ब्रेकिंग पॉइंट को दर्शाता है। ठीक है, यह ग्राफ प्रतिबल और विकृति के बीच का है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 में किसी द्रव की बूंद के भीतर अतिरिक्त प्रेशर के लिए, अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है आपको। उत्तर यानी आंसर को बढ़िया से देख लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। हम बिल्कुल साफ सुथरा आंसर लिख दिए हैं आसान शब्दों में। ठीक है, देखिए बढ़िया से देख लीजिए, आंसर को कॉपी में लिख लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, बढ़िया से देखिए। ठीक है, चलिए, यानी P बराबर 2T/R यही अभिष्ट व्यंजक है। आगे देखिए सवाल नंबर 11 का पहला ए नंबर देखिए, एक सरल लोलक क्या है। आंसर, यदि किसी पदार्थ के भारी लेकिन बिंदु समान कण को एक भारहीन, लंबाई में न बढ़ने वाली अतन्य डोरी के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो उसे सरल लोलक कहते हैं। आगे देखिए बी नंबर, एक साधारण लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखिए। बी नंबर कहता है एक सिंपल लोलक के टाइम पीरियड के लिए, आवर्तकाल के लिए आपको सूत्र व्यंजक लिखना है। उत्तर, कैपिटल T बराबर 2 पाई इंटू रूट अंदर L/G, जहां कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड आवर्तकाल है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट राशि है, कैपिटल L क्या है, पेंडुलम का लेंथ यानी पेंडुलम की लंबाई है, और स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। आगे देखिए सी नंबर, सेकंड लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल, समतापीय प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, वर्क के लिए व्यंजक यानी सूत्र प्राप्त करना है। देखिए बढ़िया से आंसर को देख लीजिए, हम बिल्कुल आसान तरीके से प्राप्त कर दिए हैं, आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा P का वैल्यू nRT/V पुट करने के बाद। ठीक है, यानी W बराबर nRT log E V2/V1 आ जाएगा, यही अभिष्ट व्यंजक होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 13, निम्न को परिभाषित करें। पहला ए नंबर, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या केवल विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। आगे देखिए बी नंबर, गुप्त ऊष्माधारिता क्या है। गुप्त ऊष्माधारिता को समझिए, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर सी, कैलोरीमिति का सिद्धांत लिखिए। उत्तर, कैलोरीमिति का अर्थ है ऊष्मा का मापन, यानी जब दो भिन्न भिन्न ताप की वस्तुओं जिसमें एक ठोस और एक द्रव या दोनों द्रव हो को आपस में मिलाया जाता है तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में ऊष्मा का हस्तांतरण आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। यही कैलोरीमिति का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 14, 14 नंबर में न्यूमेरिकल है, बढ़िया से देखिए। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में वाई विस्थापन का वैल्यू दे दिया है। सवाल ए बोल रहा है इसका आयाम क्या होगा, बी नंबर इसकी आवृत्ति क्या है, सी नंबर प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक कलांतर क्या है। आंसर देखिए, उत्तर दिया है वाई विस्थापन बराबर 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस π/4,
इसका तुलना करेंगे विस्थापन का समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइ से। दोनों समीकरणों का तुलना करेंगे तो a नंबर आयाम a बराबर 3 आएगा। बी नंबर में निकालना है आवृत्ति, तो कैसे निकलेगा? दोनों समीकरण का तुलना करने से ओमेगा ओमेगा बराबर 36 आएगा और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 36 हो जाएगा, यानी एफ बराबर 36 बटे 2 पाई। आवृत्ति एफ बराबर आंसर आ जाएगा अंतिम में एफ इक्वल टू 5.73 हर्ट्ज। आगे बोला है कालांतर कितना होगा, एंगल कितना होगा, फाई का मान कितना होगा। दोनों समीकरणों का तुलना करने से मिलेगा फाई का मान पाई बाई 4, फाई यानी एंगल कालांतर होगा पाई बाई 4। आगे देखिए सेक्शन सी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कोई 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। पहला 15 नंबर सवाल को देखिए, निम्न के बीच के संबंध को लिखिए, निम्न के बीच के रिलेशन को लिखना है। पहला आवृत्ति और समय अंतराल में, दूसरा बी नंबर तरंगदैर्घ्य और प्रसार स्थिरांक में, तीसरा सी नंबर तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और तरंग वेग में, चौथा डी नंबर कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति में, पांचवा ई नंबर कोणीय आवृत्ति प्रसार स्थिरांक और तरंग वेग में। आप देखिए आंसर, पहला आंसर ए नंबर आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है, यानी एफ बराबर 1 बटे टी। बी नंबर के बराबर 2 पाई बाय लैम्डा। सी नंबर सी यानी तरंग वेग सी इक्वल टू भी इंटू लैम्डा, ठीक है, भी इंटू लैम्डा। आगे देखिए डी नंबर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ई नंबर भी कैपिटल भी बराबर के ओमेगा, के इंटू ओमेगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16, बर्नौली के सिद्धांत को बताएं और सत्यापित करें। बी नंबर बर्नौली के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग लिखिए। पहला ए नंबर में बर्नौली का सिद्धांत को बताना है और बी नंबर में उसका एक अनुप्रयोग लिखना है। आंसर ए नंबर बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य एवं असंयान द्रव या गैस आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा नियत रहती है, यानी बदलती नहीं है। अतः बर्नौली के प्रमेय के अनुसार P + 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट। क्या बोला? बर्नौली का प्रमेय कहता है जब कोई असंपीड्य एवं असंयान द्रव या गैस आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा सभी नियत रहती है, यानी बदलती नहीं है। अतः बर्नौली के प्रमेय के अनुसार सभी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, दाब ऊर्जा सब नियत रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, यानी कांस्टेंट होगा, सभी का जोड़ कांस्टेंट होगा, नियत रहेगा। आगे देखिए बी नंबर टीन की छत उड़ जाना बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग है। टीन की छत उड़ जाना आंधी के समय तेज हवा चलने के चलते यानी हवा का वेग अधिक होने के कारण टीन की छत का दाब ऊपर से कम हो जाता है और नीचे से दाब बना रहता है। इसी दाब के अंतर के कारण टीन की छत उड़ जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 18, 17 को छोड़ दिए, कोई 3 का ही जवाब देना है तो क्यों माथा खराब करें। 18 नंबर सवाल को देखिए और समझिए। सवाल नंबर 18 को देखिए, सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का वर्णन करने वाले किसी वस्तु का विस्थापन ए नंबर विस्थापन और बी नंबर वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में विस्थापन और वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करना है किसी वस्तु के लिए। बढ़िया से देख लीजिए, कोणीय वेग की परिभाषा से ओमेगा बराबर थीटा बाय टी यानी थीटा बराबर ओमेगा टी, ठीक है। हम लोग इस फिगर से साइन थीटा निकाल लिए y बाय ए, तो y बराबर आ जाएगा आंसर a साइन ओमेगा टी, ठीक है, y बराबर a साइन ओमेगा टी जो विस्थापन का व्यंजक है, सूत्र है। आगे देखिए बी नंबर वेग के लिए, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो आ जाएगा a cos ओमेगा टी।
और त्वरण बराबर वेग बटे समय, तो आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आगे देखिए 19 नंबर सवाल, अंतिम सवाल 19 नंबर को देखिए। पहला, मोलर विशिष्ट ताप क्षमता को परिभाषित करें। दूसरा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए। तीसरा, व्युत्पन्न करें Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ठीक है, चलिए बारी बारी से सबको देखेंगे। पहला देखिए ए नंबर देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। बी नंबर देखिए, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Cp Cu से बड़ा होता है, यानी जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में खर्च होती है, परंतु जब स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, आयतन पर नहीं प्रेशर पर किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में खर्च होता है एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि करने में खर्च होता है, अतः Cp Cu से बड़ा होता है। आगे देखिए सी नंबर में प्रूफ करना है Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ठीक है, आंसर Cp मतलब नियत दाब पर ऊष्माधारिता यानी कांस्टेंट प्रेशर पर कैपेसिटी, और Cv मतलब नियत आयतन पर ऊष्माधारिता यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैपेसिटी। प्रूफ हम जानते हैं कि H बराबर U प्लस PV होता है, समीकरण 1। पुनः PV बराबर nRT होता है, समीकरण 2, जिसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यदि स्मॉल n बराबर 1 मोल हो तो PV बराबर RT होगा। PV बराबर RT का मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो H बराबर U प्लस RT आएगा। अब क्या करेंगे, T के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। T के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, dH बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस आर इंटू डी टी बाई डी टी कट के 1 हो जाएगा, यानी dH बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी इक्वल टू आर। बोल देंगे अंतिम में dH बाई डी टी को Cp माइनस डी यू बाई डी टी को Cv इक्वल टू आर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 19 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया, सिर्फ 17 को छोड़ दिए। 5 नंबरिया में कोई 3 प्रश्न का ही जवाब देना है, तो सबका माथा खराब क्यों करें। ठीक है, चलिए फिजिक्स मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन हो गया। टर्म 2 20 जून एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। आगे फिर फिजिक्स मॉडल सेट 2 और 3 को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।